नमस्कार, मैं रितेश आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के बारे में। यह प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का वीडियो पार्ट 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर, जब हम सी प्रोग्रामिंग में कोई भी लाइन हैश सिंबल के साथ स्टार्ट करते हैं तो उसे हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे होंगे, इस प्रोग्राम में 3 प्री प्रोसेसर यूज किए गए हैं। 3 प्रोसेसर, एक हैज इंक्लूड, ये हैज एक क्या है? प्री प्रोसेसर है जिसमें इंक्लूड एक डायरेक्टरी है, और studio.h ये एक हेडर फाइल है। यहाँ पे एक दूसरी प्री प्रोसेसर यूज हुआ है हैज डिफाइन करके, और तीसरा इसी तरह से हैज इंक्लूड कॉन्यू डॉट के लिए हुआ है। तो इसी चीज को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कहते हैं। जब जितनी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी एग्जीक्यूट होती हैं वो सभी एग्जीक्यूट हैश सिंबल के साथ ही हैश सिंबल से ही एग्जीक्यूट होती हैं। जब कंपाइलर हैश सिंबल को रिसीव करता है तो उस प्री प्रोसेसर में दिए गए काम के अनुसार, दिए गए उस डायरेक्टरी में दिए गया जो काम है उसके अनुसार वो हमारा एग्जीक्यूट होता है हैश सिंबल के द्वारा। आइए आप बताते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी यानी प्री प्रोसेसर के कुछ फीचर्स हैं जो इस प्रकार हैं। पहला फीचर्स ये है कि कोई भी अगर हम डायरेक्टरी स्टार्ट करते हैं तो उसमें हैश सिंबल जरूर होना चाहिए, यानी हर एक डायरेक्टरी हैश सिंबल के साथ स्टार्ट होती है। दूसरा फीचर्स ये है कि एक डायरेक्टरी एक लाइन में ही हो सकती है, यानी जैसे कि अगर एक डायरेक्टरी हम यहाँ पे लिए हैं तो सिर्फ एक ही लाइन में हो सकती है। यहाँ से दूसरी डायरेक्टरी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर दूसरी डायरेक्टरी स्टार्ट करना है तो हमको नेक्स्ट लाइन पे जाना पड़ेगा। अगला फीचर्स ये है कि कोई भी डायरेक्टरी सेमी कॉलन के द्वारा टर्मिनेट नहीं होगी, यानी इसमें टर्मिनेशन यानी सेमी कॉलन नहीं लगाया जाता है लास्ट में। यदि अगर हमें किसी डायरेक्टरी का डिफिनीशन काफी बड़ा है और उसे हम 2 लाइन में चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहली लाइन के लास्ट में बैकस्लैश यूज करके और फिर हम इस तरह से उसी डायरेक्टरी का दूसरी लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगला फीचर्स ये है कि अगर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को किसी प्रोग्राम के फंक्शन के अंदर भी हम लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि ये जो डायरेक्टरी है यहीं पे यूज करें। हम इसको डिसेबल कर दिए और इसी डायरेक्टरी को हम ये फंक्शन के अंदर ओपन कर दे रहे हैं, यानी अब हम इसको अगर हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तब भी ये रन होगा और उसी तरह से रन होगा जैसे ये यहाँ पे रन होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर जो हम डायरेक्टरी यूज कर रहे हैं वो हमारा प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं। लेकिन प्रायः जो है प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही डायरेक्टरी लिखी जाती है। तो आइए हम रन करा के देखते हैं। कंट्रोल F9, ये कोई एरर नहीं आया। अल्ट F5, ये देखिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में पहले लाइन हेलो था, दूसरी लाइन में हमने डायरेक्टरी बनाया था, डायरेक्टरी में जिसमें हमने पाई लिखा था और पाई की वैल्यू हमने वहां पे डिफाइन कर दी थी। तो इस तरह से ये भी काम कर रहा है। अब फिर एक बार आपको दिखाते हैं, इस लाइन को हम डिसेबल कर दे रहे हैं और यहाँ पे अगर हम सपोज दैट यहाँ पे इसको हमने यही डायरेक्टरी यहाँ पे है, यहाँ पे लिखे हैं, तो अब हम रन कराते हैं। कंट्रोल F9, राइट, कोई एरर नहीं। कंट्रोल अल्ट F5 सॉरी, अल्ट F5, ये देखिए रन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टरी को फंक्शन के बाहर भी लिखा जा सकता है और फंक्शन के अंदर भी लिखा जा सकता है, लेकिन यूजुअली इसको हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही लिखते हैं। अगला फीचर्स ये है कि ये डायरेक्टरी तब तक एक्टिवेट रहती है जब कंपाइलर हमें इस डायरेक्टरी जहां से लिखी गई है, जब इसको कंपाइलर रिसीव कर लेता है तब ये डायरेक्टरी एक्टिवेट हो जाती है और तब तक एक्टिवेट रहती है जब तक कि हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं होता है। यानी अगर ये लाइन हमारा ये डायरेक्टरी एक्टिवेट होती है तो ये प्रोग्राम जब तक हमारा यहाँ टर्मिनेट नहीं होता, बंद नहीं होता है, तब तक ये एक्टिवेट रहता है। ठीक है। तो ये थे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के फीचर्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज ये है कि हम अगर प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का यूज करके किसी प्रोग्राम को अगर बनाते हैं तो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बहुत आसान होती है, उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। प्रोग्रामर
उसे आसानी से जान सकते हैं। और अगला एडवांसेस ये होता है, इसमें मॉडिफिकेशन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये प्री प्रोसेसर यानी पाई प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में अगर हम यहाँ पे कोई भी बदलाव करते हैं तो प्रोग्राम में ये जहाँ भी हम पाई यूज करेंगे ये वहाँ ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएंगे। हमें हर जैसे अगर सपोज दैट वेरिएबल ये रहते तो वेरिएबल में एंट्री करते और फिर ये पाई और उसमें करते तो वहाँ हो सकता है कि कुछ कन्फ्लिक्शन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम पाई की वैल्यू एक बार फिक्स कर दिए तो ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। अगर हमें इसमें कोई चेंज करेंगे तो हमें बी हिचक, यहाँ पे कोई चेंज करेंगे अगर हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे जगह पे पाई यूज हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसको हम चेंजेस दिखेगा। इसलिए इसके यूज करने से हमारा प्रोग्राम को मॉडिफिकेशन करने में बहुत आसान हो जाता है। अगला एडवांटेज ये है कि प्रोग्राम को हम पोर्टेबल और एफिशिएंट बना सकते हैं। यानी एक प्रोग्राम को अगर इस कॉपी करके हम किसी दूसरे सिस्टम में ले जाकर उसको रन करा सकते हैं तो बिल्कुल ये पोर्टेबल होगा और एफिशिएंट होगा। हाँ, अगला एडवांटेज ये भी होता है कि प्रोग्राम को टेस्ट करना या डिबगिंग करना बेहद आसान होता है। इसे हमें बिल्कुल आसानी से हम उसे डिबग कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और आसानी से उसे हम चला सकते हैं। एडवांसेस हो गए। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कई तरह की होती है। सी प्रोग्रामिंग में प्री प्रोसेसर कई तरह के होते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे। पहला ये होता है सिंपल मैक्रोज सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मैक्रोज विथ पैरामीटर्स, तीसरा कंडीशनल कंपाइलेशन, फोर्थ फाइल इंक्लूजन, फिफ्थ एरर जनरेशन एंड प्रैग्मा डायरेक्टरी। ये आपको हम पांच वीडियो बनाकर आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन आज हम आपको एक वीडियो एक जो है पहला सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन ये हम आपको बता देते हैं कि ये क्या होता है। इसमें क्या होता है कि ये बेहद सिंपल मैक्रोज होता है। इसमें हमें कुछ नहीं लिखना होता है, बस हम हैश सिंबल लगा के और उससे डिफाइन एक यहाँ पे जैसे ये डिफाइन किया गया है, ये इसी चीज को हम क्या बोलते हैं सिंपल मैक्रोज। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। इसी चीज को हम सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें ये जनरली क्या होता है कि ये प्री डिफाइंड कांस्टेंट, अगर हमें सी प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइंड कांस्टेंट यूज करना है तो हम सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम उसके कांस्टेंट को बना सकते हैं। लाइक दैट अगर हमें कांस्टेंट वेरिएबल बनाना होता है तो हम कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं, उसी तरह से हैश डिफाइन करके हम सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। अभी हम आपको प्रोग्राम समझा रहे हैं कैसे ये काम करेगा। पहले इसका हम जान लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमें सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन बनाना होता है तो हमको उसके लिए सिंटैक्स लिखना पड़ता है हैश, फिर उसके बाद डिफाइन एक हमको ये लिखना जरूरी है। हैश से हमारा प्री प्रोसेसर हो गया और डिफाइन डायरेक्टरी यानी हैश डिफाइन। फिर उसके बाद मैक्रो नेम, सपोज दैट ये पाई जो है यहाँ पे पाई लिखा गया है, ये पाई एक क्या है मैक्रो नेम है और ये 3.14 ये मैक्रो एक्सपेंशन है। इसमें हम इसको हम माइक्रो एक्सपेंशन दे दें। यहाँ इक्वल की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैक्रो नेम और मैक्रो एक्सपेंशन के बीच में एक स्पेस देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे पाई एक मैक्रो नेम हो गया और 3.14 मैक्रो एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, इसको डिफाइन हम कर सकते हैं इसी तरह से। तो आइए हम एक प्रोग्राम आपको बताते हैं जिसमें हम आपको सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम बताते हैं। तो चलिए हम इसी प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करके हम आपको बता देते हैं कि कैसे क्या होता है। सपोज दैट ये 3.4 पाई की वैल्यू होती है, जनरली आप सभी जानते हो कि 3.14 होती है। तो इसलिए हम एक पाई का यानी सर्कल का एरिया निकालने का एक प्रोग्राम हम बनाते हैं जिसका यूज करके बनाते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का। तो चलिए ये हमारा मेन फंक्शन हो गया।
मेन फंक्शन में हम वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट हमको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एक एरिया और एक रेडियस। हमें सर्कल निकालना होता है तो आर फॉर एक वेरिएबल लेते हैं और फॉर रेडियस, और फिर यहाँ पे हमने एक मैसेज दिखाते हैं प्रिंट एफ, राइट, और इसमें लिखते हैं इंटर सर्कल सर्कल रेडियस इक्वल सर्कल रेडियस। अब ये मैसेज आएगा, उसके बाद हम कीबोर्ड से इसको हम रीड करेंगे, तो उसके लिए हमें स्कैनफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। स्कैनफ फंक्शन, इसमें हम यहाँ पे %f, क्योंकि हमने वेरिएबल r जो लिया है वो फ्लोट टाइप का है, इसको कोड आइडेंटिफायर %f होगा, फिर सेमीकोलन %, यानी एड्रेस ऑपरेटर। उसके बाद इस किस वेरिएबल में हमको रीड करना है, r में। रेडियस हमको r वेरिएबल में रीड करना है तो हम r लिख देंगे, और उसके बाद सेमीकोलन, ये टर्मिनेट हो जाएगी हमारी लाइन, वैल्यू रीड हो जाएगी। और एरिया, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया पाई r स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ पे हम एरिया में उसका एरिया कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे। पाई हमारा एक डायरेक्टरी है तो हम सिंपल पाई ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसी तरह से लिखा है। अगर यहाँ पे आपको कैपिटल लिखना है तो कैपिटल भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। ओके, फिर पाई r स्क्वायर, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, फिर r एंड देन अगेन r, सॉरी मल्टीप्लिकेशन स्टार r, और ये सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, ये इस लाइन से में ये होगा कि जो रेडियस हम इनपुट करेंगे कीबोर्ड के द्वारा वो रीड होके हमारे r वेरिएबल में स्टोर होगा, और उसके बाद ये कैलकुलेशन करके एरिया नाम का एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप, उसमें ये क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। उसके बाद सॉरी यहाँ पे ये CLR नहीं होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे लगेगा तो जो हमारा ऊपर दिया गया है प्रिंट एफ इंटर सर्कल रेडियस, ये दिखेगा नहीं, क्योंकि उसको क्लियर कर देगा। तो अगर हमको इसको लगाना है CLRSCR, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं एंड देन सेमीकोलन, और उसके बाद यहाँ पे हेलो हमको ये तो प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे हमको क्या प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ एरिया, सर्कल एरिया, तो हमको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं \n, ये \n हम लगा रहे हैं इसलिए कि हमारी न्यू लाइन से हमारा आउटपुट प्रिंट हो। और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं एरिया, सर्कल एरिया इक्वल टू, और एरिया भी हमारा एक फ्लोट वेरिएबल है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, %f और देन कॉमा, और हमारा कौन सा वेरिएबल को प्रिंट कराना है, एरिया नाम के वेरिएबल को प्रिंट कराना है। तो एरिया नाम का वेरिएबल हम यहाँ पे लिख दिए, और उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा। इस लाइन को अगर हम रहने भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे इस लाइन की कोई ज़रूरत तो है नहीं, ये तो हम आगे जो पहले प्रोग्राम बनाए थे उसको समझाने के लिए यहाँ पे लिखे थे, इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो अगर अब इसको हम रन कराएंगे तो आइए हम रन कराते हैं, सेव कर लेते हैं, ये हमारा सेव हो गया। अब हम यहाँ से रन कराते हैं, Ctrl F9, नो एरर, यहाँ पे आया मैसेज में लिख के इंटर सर्कल रेडियस। तो सर्कल रेडियस सपोज दैट हम देते हैं 7, यानी r की वैल्यू क्या हो गई 7, और देन इंटर करते हैं, और उसके बाद Alt F5 करते हैं इसका आउटपुट जानने के लिए। देखिए Alt F5 किए तो जो हमारा नीचे का मैसेज था, सर्कल एरिया इक्वल टू 153.86, और ये 001 ये इसलिए ले रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं जब हम फ्लोट वेरिएबल लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट के बाद वो 6 डिजिट लेता है, तो ये इसीलिए यहाँ से 6 डिजिट ले रहा है। तो ये इससे कोई बात नहीं है, इसको आप आगे हम बताएंगे कि अगर आपको 2 डिजिट ही लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो ये हमारा हो गया। इस प्रोग्राम में अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है या फिर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेट
ch फंक्शन, तो हमारा ऑटोमेटिकली हमको हमारा स्क्रीन आउट ऐसे आ जाएगा। हम यहाँ पे 7 इंटर करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटर करते हैं, ये आ जाएगा। तो एक बार इस प्रोग्राम को आप सभी नोट कर लीजिए। ये हमारा वीडियो पार्ट 1 था। इस प्रोग्राम को नोट कर लीजिए। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आप सभी को हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि कोई गलती हो तो कमेंट में ज़रूर करके बताएं। इसके नोट्स जो है इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई इसमें गलती हो तो उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।